हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.2.2 बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये टॉपिक है। सो बार मैग्नेट के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी देख चुके हैं। सोलेनोइड के बारे में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर है, ठीक है। कुछ इस तरह से बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मिलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और इनसाइड जो है ये पैरेलल होगा, ठीक है। और इवन सोलेनोइड में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। सोलेनोइड भी अगर लॉन्ग सोलेनोइड तो यूनिफॉर्म होगा इनसाइड यहाँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्कशन करेंगे इसमें और कैसे देखेंगे फिर ये कैसे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सिमिलर है, इसकी वैल्यूज़ भी देखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो भी इक्वली आएगी। तो उसको ही डिस्कस करना है इस पैराग्राफ में और हम फिर कंक्लूड कर पाएंगे कि ये बार मैग्नेट्स इक्विवेलेंट है सोलेनोइड की। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव एक्सप्लेन्ड हाउ अ करंट लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो प्रीवियस चैप्टर में अगर आपने पढ़ लिया हो चैप्टर, ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो प्रीवियस चैप्टर को प्लेलिस्ट से जाके देख लेना मेरी, ठीक है। तो आपने देखा था कि ऐसे करंट लूप, एक करंट कैरिंग लूप है, वो मैग्नेट डाइपोल की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि डाइपोल की तरफ एक्ट करेगा और जहाँ जिस डायरेक्शन में जिस तरफ क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा वो साउथ पोल को रिजेंबल करेंगे और जो नॉर्थ पोल जहाँ पर होगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल और साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। और जो एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन के लिए करंट होगा वहाँ पर नॉर्थ पोल की तरह वो एक्ट करेगा। तो ये हम देख चुके हैं। उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, जो स्ट्रेंथ बता रहा है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखा था, ठीक है। तो कितना वो रोटेट करता है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे, तो वैसे ही मैग्नेट डाइपोल मोमेंट भी उसकी स्ट्रेंथ बताता है उस मैग्नेट की। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखी, प्रीवियस चैप्टर में देखा था। ओके, तो इसको हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। तो इसमें देखो फिर वी मेंशन एम्पियर हाइपोथेसिस दैट ऑल मैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग करेंट्स, ठीक है। और एम्पियर हाइपोथेसिस भी देखा था इस प्रीवियस चैप्टर में कि जितने भी मैग्नेटिक फिनोमिना है उसको हम सर्कुलेटिंग करंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेट करंट के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली एम्पियर ने ये बोला था कि जो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ही है। ओके, recall that the magnetic dipole moment small m associated with a current loop was defined to be m is equal to nia, where n is the number of turns in the loop. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। क्या था? एन आई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। आई करंट है, कितना है, ठीक है, एक लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, आई, ठीक है, आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, ए एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ देखी थी प्रीवियस चैप्टर में। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो द रिजेंबलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनोइड suggests that a bar magnet may be thought of as a large number of circulating currents in analogy with a solenoid. तो जो रिजेंबलेंस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में और सोलेनोइड में, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो बार मैग्नेट को हम समझ सकते हैं कि किससे बना है, बहुत सारे सर्कुलेटिंग करंट से ये बना है, जैसे कि एक सोलेनोइड की तरह बहुत सारे सर्कुलेटिंग करंट से बना है, ठीक है। कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ इज लाइक कटिंग अ सोलेनोइड, ठीक है। और बार मैग्नेट को हाफ में कट कर देना एक सोलेनोइड को कट कर देने जैसा है। वी गेट टू स्मॉलर सोलेनोइड विथ वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर मैं बार मैग्नेट को कट करता हूँ तो हमें पता है ना, दो मैग्नेट मिल जाएंगे हमें, जो जिनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। दो ऑब्वियसली फिर से दो हमें मैग्नेट मिल जाएंगे, अगेन दो मैग्नेट मिल जाएंगे। सोलेनोइड में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन जो वीकर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सब कम है, ठीक है, तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनोइड केस में। बार मैग्नेट के केस में भी ऑब्वियसली वीकर मैग्नेट्स हमें दो मिल जाएंगे। द फील्ड लाइन रिमेन कंटिन्यूअस इमर्जिंग फ्रॉम वन फेस ऑफ द सोलेनोइड एंड एंटरिंग फ्रॉम थ्रू द अदर,
लेकिन फील्ड लाइन फिर भी कंटिन्यूस रहेगी। सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो अगर इसको बीच से कट भी कर देता हूँ सोलेनॉइड को, तो इसमें ये फील्ड लाइन कंटिन्यूस रहेगी, है ना ये। ओके, इस तरह से। ओके, ऑन वन कैन टेस्ट दिस एनालॉजी बाय मूविंग अ स्मॉल कंपास नीडल इन द नेबरहुड ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ करंट carrying finite solenoid and noting that the deflection of the needle are similar in both cases। तो बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट कर सकते हैं हम। एक बार मैग्नेट के नेबरहुड में कि सराउंडिंग में विसिनिटी में हम एक कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे तो हमें इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन होगा वो सिमिलर होगा जब हम जो कंपास है उसको एक सॉलिनॉइड के पास लेके जाएंगे, तो दोनों में जो डिफ्लेक्शन होगा सिमिलर होगा, अलग अलग पोजीशन में सिमिलर डिफ्लेक्शन होगा। तो ये शो करेगा कि ये दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट दिया भी है ना, उसको अभी देखेंगे हम। इसके बाद देखो, टू मेक दिस एनालॉजी मोर फर्म वी कैलकुलेट द एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनॉइड डिपिक्टेड इन फिगर 5.4। We shall demonstrate that at large distances this axial field resembles that of a bar magnet, ठीक है। तो इसको, इस एनालॉजी को और फॉर्म करने के लिए और मजबूत करने के लिए, इसको मतलब जो हम बोल रहे हैं इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम एक्सियल फील्ड, फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए एक्सियल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्सियल फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे, और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, बार मैग्नेट की एक्सियल फील्ड के साथ, ठीक है। तो अगर सेम आता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। लेट द सोलेनॉइड ऑफ फिगर 5.4 कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये देखो सोलेनॉइड यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कितने यूनिट लेंथ में, ठीक है, यूनिट में 1 सेंटीमीटर में या फिर 1 मिलीमीटर में या 1 मीटर, 1 इस ये यूनिट लेंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है 1 में ना, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर सबसे अप्रोप्रिएट है। 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसे आ जाएगा, तो सिंपली जितने सोलेनॉइड में, क्योंकि फाइनाइट सोलेनॉइड है तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको लेंथ डिवाइड कर दो, तो यही तो होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और जितनी भी आपको लेंथ का निकालना है उस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स, उतने टर्न्स उतनी लेंथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या फिर पर सेंटीमीटर कितना 2 है। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर में 2 टर्न्स है। तो अगर आपको 10 सेंटीमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए तो क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो आ जाएगा 20 टर्न्स। ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, लेट इट्स लेंथ बी 12 एंड रेडियस ए। तो जो इसका जो सोलेनॉइड है, इसका जो लेंथ हमने लिया है वो 12 लेंथ का सोलेनॉइड लिया है ये, ठीक है। ये 12 लेंथ का सोलेनॉइड लिया, तो सेंटर से देखो क्या हो जाएगा, ये एल लेंथ हो जाएगी इधर, और इधर भी एल लेंथ हो जाएगी। और जो इसका लेंथ हो गया 12 और रेडियस कितना है, ए रेडियस है, ठीक, स्मॉल ए रेडियस है, आपको दिख रहा है डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं फिर। वी कैन इवेल्युएट द एक्सियल फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सियल फील्ड कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, P पॉइंट पे, और P पॉइंट कहाँ है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, ठीक है। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, सोलेनॉइड के सेंटर से R डिस्टेंस पे जो P पॉइंट हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, so to do this consider a circular element of thickness dx of the solenoid at a distance x from its center। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक dx थिकनेस का सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं ना। जो सोलेनॉइड है इसका करंट एलिमेंट लेंगे हम, ठीक है। ये करंट एलिमेंट ले लिया जो dh थिकनेस का है, ठीक है, इतना, ओके। और जो x डिस्टेंस पे सेंटर से, ठीक है, सेंटर्स पे एक डिस्टेंस पे ये करंट एलिमेंट, ठीक है, जो ds थिकनेस का है,
और ऑब्वियस ये बात है फिर पूरे के निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो वही करेंगे, dx थिकनेस है और x डिस्टेंस सेंटर से। इसके बाद ओके, इट कंसिस्ट ऑफ n dx टर्न, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया ना, थिकनेस किसकी इतनी dx थिकनेस है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्न्स होंगे, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो dx थिकनेस में कितने लेंथ होंगे, ऑब्वियसली लेंथ से मल्टीप्लाई करो, जैसा मैंने आपको समझाया था। तो n dx नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस थिकनेस करंट एलिमेंट में, ठीक है, इतने इस करंट एलिमेंट में जो dx थिकनेस का। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। लेट आई बी द करंट इन द सोलेनोड, आई करंट है सोलेनोड में। इन फिगर 4.6 ऑफ द प्रीवियस चैप्टर वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप from equation 4.13 the magnitude of the field at point P due to circular current। तो प्रीवियस 4.6 देखना, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 4.15 देखोगे जिसमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर जिसका r रेडियस है, ठीक है, और x डिस्टेंस पे, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, जब हम कॉम्पोनेंट इसको कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेते हैं, अगर देखोगे आप डेरिवेशन को आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो किस में आता है, म्यू नॉट आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, क्योंकि आर इसमें रेडियस था r स्क्वायर, क्योंकि अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। डेरिवेशन देख लेना इसको पीछे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और लेकिन इसमें देखो r की जगह क्या है, रेडियस इसमें ये पुट कर दिया, ओके। इसके बाद इसमें r की जगह अगेन ए पुट कर दिया, और ये जो एक्स डिस्टेंस था, है ना। अब देखो एक्स डिस्टेंस क्या है, करंट कैरिंग लूप जो है हमारे, जो करंट एलिमेंट से जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो हमने देखा सेंटर से वो एक्स डिस्टेंस था, ओके, सॉरी सेंटर से वो r डिस्टेंस अभी हमने देखा ना पीछे, मैं इसको अभी पीछे इसको रब नहीं कर रहा हूँ, तो r डिस्टेंस था ये, और ये जो था करंट एलिमेंट ये x डिस्टेंस पे था सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात r माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो x डिस्टेंस वहाँ पर था ये r माइनस एक्स हो जाएगा, आप पुट करके समझ सकते हो उसको, ओके। और इसमें देखो उसमें तो ये एक ही टर्न की वजह से था ना, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n dx, तो n dx भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx थिकनेस है, वो ये आ गया, है ना। इसकी वजह से थिकनेस की वजह से कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया, जो हमारे ये वैल्यू आ रही है। तो पूरे सॉलिनॉइड की वजह से कितना आ जाएगा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फील्ड इज ऑब्टेन बाय समिंग ओवर द ऑल द एलिमेंट्स इन अदर वर्ड्स बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x इक्वल टू -l टू x इक्वल टू +l। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं और हमें आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ नेसेसरी नहीं है। हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, उससे हम उस अप्रॉक्सीमेशन लेके वो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, दिस इंटीग्रेशन कैन बी डन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। This exercise, however, is not necessary for our purpose. Note that the range of x is from -l to +l. ठीक है, consider the far axial point of the solenoid। तो एक अप्रॉक्सीमेशन लिया हमने, ठीक है। कौन सी कंडीशन लिए, r वेरी वेरी ग्रेटर देन a और r वेरी वेरी ग्रेटर देन l। क्या है मतलब इसका, देखो तो ये जो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब जो पॉइंट है सोलेनॉइड से वो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है, जो रेडियस है सोलेनॉइड का, ठीक है। और दूसरी बात, ये डिस्टेंस जो है ये लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के से भी काफ़ी बड़ा है। ये अप्रॉक्सीमेशन जब हमने लिया, इसको यहाँ पुट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो r माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये लगभग r के ही बराबर आ जाएगा। x तो ऑब्वियसली बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये r क्यूब के ही इक्वल आ जाएगा, r स्क्वायर का 3/2, ठीक है। तो वो r क्यूब ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला वो यहाँ पर करने पे क्या मिला, ठीक है। अब r तो क्या है, r तो कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस है जो वो भी बाहर आ जाएगा। तो सिंपली बस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन अगर करोगे आप तो x आ जाएगा, और x को l और -l की लिमिट पुट करोगे तो ये 2l बन जाएगा, ठीक है। तो फिर जो वैल्यू आ जाएगी b की वो फाइनली क्या आ जाएगी, म्यू नॉट ni a स्क्वायर,
ठीक है। इसको फिर 2L भी आ जाएगा, ठीक है, वहाँ 2L को पहले लिख लिया, 2L A² तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसकी वजह से, एक सोलेनॉइड की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, जो r डिस्टेंस पे विद दिस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नाउ ओके, नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड इज m इज इक्वल टू N2L I πa²। जो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा सोलेनॉइड का, क्या होता है m, ये तो होता है NIA, ठीक है। n को, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 12 n स्मॉल n इंटू 12। I मतलब I रहेगा, A मतलब कितना एरिया, πa², ठीक है, πa²। इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो देखो n इंटू 12, ठीक है, n इंटू ये 12, ठीक है, उसके बाद I भी है यहाँ और πa², तो पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फाइनली जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा b μ0, ठीक है, ये n I और ये 12 और ये πa² क्या बन जाएगा, m आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नीचे पाई आ जाएगा एक, और एक 2 भी हमारा बन जाएगा नीचे, एक और 2 से मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ेगा। ओके, देखिए हमने 2 से क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ से 2 ले रहे हैं इसको, तो ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ओके, तो हमें जो b मिल जाएगा वो फाइनली μ0 4π2m/r3 ये मिल जाएगा, ठीक है, फॉर अ सोलेनॉइड, ठीक है। एक स्पेशल केस हमने लिया है इसमें, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट विच वन में ऑब्टेन एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं बार मैग्नेट के लिए, तब हमें उस केस में भी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही मिलती है, ठीक है। Thus a bar magnet and the solenoid produce similar magnetic field। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड है, दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज thus इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड दैट प्रोड्यूसेस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा एक बार मैग्नेट का और इक्विवेलेंट सोलेनॉइड का, जो दोनों क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड सेम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही होगा, ठीक है, तभी वो सेम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। सम टेक्स्ट बुक असाइन अ मैग्नेटिक चार्ज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ प्लस QM टू द नॉर्थ पोल एंड माइनस QM टू द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 एंड द मैग्नेटिक मोमेंट QM 12। तो कुछ टेक्स्ट बुक में देखोगे आप, दूसरी रेफरेंस बुक देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा ये चीज़, वहाँ पर एक टर्म असाइन किया मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इसमें मैग्नेटिक चार्ज असाइन कर दिया, ठीक है, उसको पोल स्ट्रेंथ भी बोला गया है, ठीक है, और प्लस QM और ये माइनस QM नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए। ओके, तो सिमिलर है जैसा चार्ज में होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में तो होता ही है ना, Q इंटू प्लस Q और माइनस डाइपोल होता है तो प्लस Q माइनस Q, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो Q इंटू 12 होता है। तो ऐसा यहाँ भी किया गया और दूसरी टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बोला गया, इसको पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज बोला गया। ओके, इसमें नहीं किया ऐसा, क्यों नहीं किया अभी समझ में आएगा रीज़न। द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू प्लस QM एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज़ गिवन बाय μ0 QM अपॉन 4πr², ठीक है। और इसकी वजह जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस QM की वजह से r डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी, μ0 QM अपॉन 4πr²। ये कुछ कैसा है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक, अब पूरा इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है r डिस्टेंस पे वो कितनी होती है, μ0 है ना, ये तो होता है 1/4πε0 Q अपॉन r²। ऐसे इसमें भी ऐसा कुछ है, μ0 अपॉन 4π QM, जिसमें QM मैग्नेटिक चार्ज या फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। ओके, ये आ जाएगा। तो हमने क्या कर सकते हैं, इस वाले जो तरीके में एक की वजह से निकालेंगे, फिर दूसरी वजह से निकालेंगे, वेक्टोरियली उनको लेके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट इज देन ऑब्टेन फॉर द एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल केस इन द मैनर एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक, है ना, बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डाइपोल के लिए निकाला था, दोनों चार्जेस की वजह से निकाला और फिर उनको एक्सियल पॉइंट के लिए भी वेक्टोरियली ऐड किया और इक्वेटोरियल पॉइंट के वेक्टोरियली ऐड किया, हमें मिल जाएगा। तो ईजी है, बहुत ईजी सिंपल सा मेथड है ना, सिमिलर वैसे
फिर भी नहीं करेंगे। इसमें ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इसमें एक बहुत ख़ास बात जो ध्यान में रखने वाली है वो क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो बिल्कुल करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेट होते हैं, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज सेपरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कभी भी अभी तक तो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट मतलब नॉर्थ पोल कभी भी सिंगल नहीं होगा, इसके साथ साउथ पोल भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये अप्रोच इसलिए इस रीज़न की वजह से अवॉइड की गई है, सिंगल जो पोल स्ट्रेंथ वाली बात है अवॉइड की गई। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला समझने वाला। ठीक है, ये तो आगे तो डेरिवेशन आपने समझ ली। और क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक बार मैग्नेट और सोलेनॉइड इक्विवेलेंट है, कैसे इक्विवेलेंट है हमने उसको प्रूव करके भी देख लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी आपको फीडबैक होता है इस चैनल को लेके या इस वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और आगे की वीडियोस के लिए आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।